Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about fixation and tissue processing. आज के हम इस वीडियो में MCQs के रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज उनको हम लोग देखेंगे एंड बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ जिया शंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ विच आर ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, सो ए ऑप्शन है विस्कोसिटी, अनदर ऑप्शन इज एजिटेशन, थर्ड इज हीट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस ही करेक्ट हैं जो टिश्यू प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तीनों ही, विस्कोसिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, एजिटेशन भी इन्फ्लुएंस करता है एंड हीट भी बहुत मायने रखती है, इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट स्टेजेस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग की करेक्ट स्टेजेस बतानी है हमें इसमें। तो चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला है फिक्सेशन, देन डिहाइड्रेशन, then clearing, then infiltration and embedding. Second option is dehydration, clearing, infiltration, embedding and fixation. Then we have third option which is clearing, infiltration, embedding, fixation and dehydration. And we have fourth option that is infiltration, embedding, fixation, dehydration and clearing. अब देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है विच इज़ करेक्ट। ओके, देखिए सबसे पहले जब भी हमारे पास टिश्यू आएगा लैब में, हमें सबसे पहले उसको फिक्स करना है। ठीक है, और उसको ऑपरेशन थिएटर से पहले ही फिक्सेटिव में डाल के लाया जाता है। सो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारे पास के फिक्सेशन। सो देखिए फिक्सेशन ए ऑप्शन में ही है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। फिक्सेशन के बाद हम करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, डिहाइड्रेशन करने के बाद हम करते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ओके, हम टिश्यू को क्लियर करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्टन पैराफिन वैक्स, एंड इन्फिल्ट्रेशन के बाद हम करते हैं एम्बेडिंग, मतलब कि ब्लॉकिंग। सो ये स्टेप्स हो जाते हैं। सो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है। सबसे पहले हम करते हैं फिक्सेशन, उसके बाद हम करते हैं डिहाइड्रेशन, उसके बाद हम करते हैं क्लियरिंग, देन इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, एंड लास्टली हम करते हैं एम्बेडिंग, ब्लॉकिंग। एंड आफ्टर दैट ब्लॉकिंग के बाद सेक्शन की कटिंग होती है। टिश्यू प्रोसेसिंग ब्लॉकिंग की कटिंग होती है सेक्शंस के रूप में, एंड देन उसके बाद उसकी स्लाइड बना के उसकी स्टेनिंग की जाती है। ओके, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच कलर डज पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव्स सच एज बॉयंस फिक्सेटिव इम्पार्ट ऑन द टिश्यू। इसका मतलब है कि जो पिक्रिक एसिड है एज एन फिक्सेटिव, उसके अंदर कौन सा कलर टिश्यू को पास आउट होता है। ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड और मेजेंटा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी येलो। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव्स, जो पिक्रिक एसिड होता है उसके अंदर फिक्सेटिव्स होते हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं येलो कलर को इम्पार्ट करते हैं टू द टिश्यू को। जो पिक्रिक एसिड है वो टिश्यू को येलो कलर प्रोवाइड करता है, हेंस द टिश्यू शुड बी रिंस्ड इन अल्कोहल। क्योंकि वो येलो कलर प्रोवाइड करता है टिश्यू को, इसीलिए टिश्यू को हमें वॉश आउट करना पड़ता है अल्कोहल के साथ। कितने टाइम के लिए? 4 to 6 आवर्स के लिए। ओके, नॉन एज पोस्ट फिक्सेशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है, टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद स्टेनिंग, सो दैट वो जो येलो कलर टिश्यू के अंदर आ गया था उसकी वजह से स्टेनिंग के दौरान कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्लियरिंग एजेंट। एक क्लियरिंग एजेंट, जो गुड क्लियरिंग एजेंट होता है उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ क्लियरिंग एजेंट का, जैसे कि ज़ाइलिन। ओके, सो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में देखना है। सो ए विल डिज़ोल्व लिपिड्स, वो लिपिड्स को डिज़ोल्व कर सकता है। कैन इम्पेड वैक्स पेनिट्रेशन, एंड वैक्स पेनिट्रेशन को इम्पेड करे। ओके, सो ये दो क्वालिटीज़
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दोनों ही क्वालिटीज़ एक फिक्सेटिव के क्लियरिंग एजेंट के अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम बोथ ए एंड बी को टिक कर देंगे। Then we have another question, which of the following substances are currently used widely as clearing agent? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लियरिंग एजेंट पहले ही मैंने आपको बता दिया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन xylene, बी ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, थर्ड ऑप्शन पैराफिन वैक्स, एंड द लास्टली वी हैव अल्कोहल। सो xylene वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको बताया था मैंने सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला क्लियरिंग एजेंट जो है वो xylene ही है। Then we have another question, which of the following is routinely used as an embedding agent for electron microscopy? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम कौन सा embedding agent यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना है। So first option is agar, second option paraffin, third option resin and the last one celloidine. So answer would be resin and क्यों है उसके बारे में देख लीजिए। C option would be the correct option and resin is used exclusively as the embedding medium for electron microscopy, ultra thin sectioning for high resolution. इसको इसलिए किया जाता है यूज ताकि जो रेजोल्यूशन है वो हाई पावर पे हमें मिल सके। ओके, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस टिप्स इन माइक्रोवेव प्रोसेसर मेंटेनेंस? हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में देखना है जो कि माइक्रोवेव प्रोसेसर की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एनी स्पिलेज और ओवरफ्लो शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली। कोई स्पिलेज कुछ भी गिर गया है या फिर ओवरफ्लो है माइक्रोवेव तो हमें उसे क्लीन करना है अच्छे से तभी के तभी। देन एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्स और एनी सरफेस शुड बी रिमूव्ड। अगर वैक्स का एक्यूमुलेशन हो गया है किसी भी सरफेस पे उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है, रिमूव करना है। पैराफिन वैक्स बाथ टेम्परेचर्स शुड बी मॉनिटर डेली। पैराफिन वैक्स का जो बाथ होता है उसका जो टेम्परेचर है उसको डेली पर्पस पे हमें मॉनिटर करना चाहिए। क्या ये तीनों ऑप्शन सही हैं? ऑफ कोर्स ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगर कुछ भी स्पिलेज होता है, कुछ भी गिर जाता है, उसको हमें इमीडिएटली साफ करना है। ओके, अगर पैराफिन वैक्स जम जाती है, एक्यूमुलेशन होता है उसका, उसको भी साफ करना है एंड डेली बेसिस पे हमें उसका टेम्परेचर देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। Next we have another question. Then which of the following is the ideal section thickness for preparing routine HND stained sections? देखिए, जब हम ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बनाने के बाद हम माइक्रोटोम से उसकी सेक्शनिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसको हम सेक्शंस के नाम से जानते हैं एंड उसकी एक थिकनेस होती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है और ये जो सेक्शंस को कट किया जाता है उनको एक रूटीनली स्टेन यूज़ की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी में जिसका नाम है HND, हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन, उससे स्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सेक्शन हम कट कर रहे हैं और उसको हम HND स्टेन से स्टेन करते हैं, सो उसके लिए कितना हमें आइडियली थिकनेस चाहिए होगा सेक्शन का। ओके, ए ऑप्शन 3 to 5 माइक्रोन, बी ऑप्शन 8 to 12 माइक्रोन्स, सी ऑप्शन 2 माइक्रोन्स एंड डी ऑप्शन वुड बी 0.35 microns. So the A option is correct option. We need 3 to 5 microns. Okay. So A option को हम टिक कर देंगे. Then we have another question. Which of the following is the ideal section thickness for preparing sections for tissues to be examined for amyloid deposition? जब हमें टिश्यू के अंदर एमाइलॉइड के बारे में स्टडी करना हो तो उसके लिए हमें सेक्शन की कितनी थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है हमसे। सो देखिए, उसके लिए ऑप्शन 3 to 5 माइक्रोन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 8 to 12 माइक्रोन्स, सी ऑप्शन 2 माइक्रोन्स एंड डी ऑप्शन वुड बी 0.35 माइक्रोन्स। तो देखिए, जब भी हमें एमाइलॉइड डिपोजिशन की स्टडी करनी होती है सो उसमें हमें थोड़ा सा थिक सेक्शन चाहिए होता है एंड उसकी जो थिकनेस होगी वुड बी 8 to 12 माइक्रोन्स। ओके, होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल सेक्शन थिकनेस फॉर किडनी बायोप्सीज? किडनी की जो बायोप्सीज आती है हमारे पास उसकी आइडियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 3 to 5 माइक्रोन्स, 8 to 12 माइक्रोन्स, 2 माइक्रोन्स और
0.35 माइक्रोन्स। तो जो किडनी की सेक्शन की बायोप्सीज होती हैं, किडनी की जो बायोप्सीज होती है उनकी सेक्शन कटिंग हम हमेशा 2 माइक्रोन्स में करते हैं। Then we have another question. Which of the following additives are applied in a glass slide as a bonding agent to make the tissue adhere well to the glass slide? देखिए, जब हम स्मीयर बनाते हैं, जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, सेक्शन कटिंग के बाद हम स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। स्मीयर प्रिपरेशन करने से पहले हम उसके ऊपर जो स्लाइड होती है उसके ऊपर एक अडहेसिव एजेंट को लगाते हैं, जिसको हमने बॉन्डिंग एजेंट के नाम से भी बोला गया है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन को करेक्टली बताना है कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एंड वो एजेंट लगाना क्यों है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ड्यूरिंग स्टेनिंग हमारा टिश्यू जो है वो ग्लास स्लाइड को छोड़कर फ्लोट ना करना शुरू कर दे, उसके लिए हम अडहेसिव एजेंट को यूज़ करते हैं, सो दैट वो जो टिश्यू है वो ग्लास स्लाइड के साथ पे चिपक जाए अच्छे से। ओके, सो उसके लिए ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन ज़ाइलिन, बी ऑप्शन पॉली एल लाइसिन, देन वी हैव थर्ड ऑप्शन अल्कोहल, लास्ट वन इज फॉर्मलिन। सो देखिए, ज़ाइलिन, अल्कोहल एंड फॉर्मलिन ये सभी टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं, एंड जो पॉली एल लाइसिन है, ठीक है, ये अडहेसिव एजेंट होता है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बेस स्लेज माइक्रोटोम। बेस स्लेज माइक्रोटोम के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द स्पेसिमेन इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द नाइफ स्लाइड्स अक्रॉस द स्पेसिमेन। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज एबल टू प्रोड्यूस थिन सेक्शंस 1 to 2 माइक्रोन्स। मतलब ये बता रहे हैं कि जो बेस स्लेज माइक्रोटोम है वो 1 से 2 माइक्रोन के बीच में एबल होता है कटिंग करने के लिए। द नाइफ इज स्टेशनरी एंड द स्पेसिमेन स्लाइड्स अक्रॉस। इसमें बताया गया है जो नाइफ है वो स्टेशनरी रहती है, नाइफ मूव नहीं करता है, एंड जो स्पेसिमेन है वो मूव करता है इसमें। देन यूज प्राइमरी फॉर स्मॉल टिश्यू ब्लॉक्स। फिर थर्ड लास्ट ऑप्शन बताया गया है कि जो स्मॉल टिश्यू ब्लॉक्स होते हैं वहाँ के लिए इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता था। जो ए ऑप्शन है दैट इज टोटली करेक्ट। देखिए इसमें क्या है, द स्पेसिमेन इज हेल्ड स्टेशनरी। जो स्पेसिमेन है वो नहीं हिलता है, वो स्टेशनरी होता है, ब्लॉक स्टेशनरी फॉर्म में होता है, एंड द नाइफ स्लाइड्स अक्रॉस द स्पेसिमेन। जो नाइफ होता है वो मूवेबल होता है एंड वो स्पेसिमेन को कट करता है अपनी एक्शन से। ओके, सो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोटोम्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्रायोस्टेट्स। क्रायोस्टेट्स में कौन से माइक्रोटोम को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। देखिए, ए ऑप्शन रोटेटरी माइक्रोटोम, बी ऑप्शन बेस स्लेज माइक्रोटोम, सी ऑप्शन रोटेटरी रॉकिंग माइक्रोटोम, एंड डी ऑप्शन स्लाइडिंग माइक्रोटोम। देखिए, क्रायोस्टेट क्या होता है, क्रायोस्टेट जो होता है वो फ्रोजन सेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रोजन सेक्शन क्या होते हैं, फ्रोजन सेक्शन जो होता है एक रैपिड डायग्नोसिस होता है, ठीक है, एक मेथड होता है। इसमें हमारे पास जो सैंपल है वो आता है जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, वहाँ से सैंपल को भेजा जाता है, एंड उसको तभी के तभी उसको टिश्यू प्रोसेसिंग में नहीं डाला जाता है, उसको तभी के तभी क्रायोस्टेट की हेल्प से, CO2 की गैस की हेल्प से ब्लॉक बनाया जाता है, वहीं पर उसकी कटिंग की जाती है, एंड स्मीयर क्रायोस्टेट के अंदर ही बना के उसको आफ्टर दैट स्टेन करने के बाद उसकी एग्जामिनेशन हो जाती है। आधे घंटे का प्रोसेस होता है। सो वहाँ पे हम क्रायोस्टेट को यूज़ करते हैं। सो क्रायोस्टेट के अंदर यूज़ होने वाला माइक्रोटोम का जो नाम है वो है रोटेटरी रॉकिंग माइक्रोटोम। कौन सा है, रोटेटरी रॉकिंग माइक्रोटोम। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोटोम्स आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा माइक्रोटोम यूज़ किया जाता है, उसके लिए देखिए, ए ऑप्शन रोटेटरी माइक्रोटोम, बी ऑप्शन बेस स्लेज माइक्रोटोम, सी ऑप्शन रोटेटरी रॉकिंग माइक्रोटोम, एंड द डी ऑप्शन इज अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हमें बहुत थिन सेक्शन चाहिए होता है, एंड वो अल्ट्रा माइक्रोटोम की हेल्प से ही पॉसिबल है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। जो वैक्स होता है, जो हम पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में फॉर द इन्फिल्ट्रेशन, सो एंड फॉर द ब्लॉकिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन वुड बी 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस,
सी ऑप्शन 40 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 40 to 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्लोटिंग बाथ। फ्लोटिंग बाथ का टेम्परेचर क्या है उसके बारे में पूछा गया है, कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 40 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड द डी ऑप्शन इज 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। सो देखिए जो फ्लोटेशन बाथ होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन किया जाता है, ओके। सो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस और टेक्निक्स इज यूज्ड टू फ्रीज द टिश्यू। टिश्यू को फ्रीज करने के लिए कौन सी टेक्निक और सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है स्नैप फ्रीजिंग के लिए, ओके। सो देखिए पहला ऑप्शन है लिक्विफाइड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, देन आइसोपेंटेन, ओके, कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, देन वी हैव ड्राई आइस और ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड क्यों है ऐसा, सुटेबल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू आर सुटेबल सब्सटेंसेस। ये सारी ही चीज़ें जो है वो इसके लिए सुटेबल सब्सटेंसेस है। देखिए कुछ ऑप्शन में नहीं है तो आप एक बार सारे देख लीजिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। देखिए लिक्विफाइड नाइट्रोजन को भी यूज़ किया जाता है, आइसोपेंटेन कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन उसको यूज़ किया जाता है, ड्राई आइस को यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी यूज़ किया जाता है, एरोसोल स्प्रेस को यूज़ किया जाता है एंड इंटरनल फ्रीजिंग शेल्फ और बार को भी यूज़ किया जाता है। सॉरी वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्लाइडिंग माइक्रोस्टोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, देखिए उसके बारे में देख लीजिए। सो ए ऑप्शन, द स्पेसिमेन इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द नाइफ स्लाइड्स अक्रॉस द स्पेसिमेन। ए ऑप्शन का मतलब है जो स्पेसिमेन है वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, एंड जो नाइफ स्लाइड है वो मूवेबल होगी। देन वी हैव बी ऑप्शन, इज एबल टू प्रोड्यूस थिन सेक्शंस 1 to 2 माइक्रोन्स। इससे हम 1 से 2 माइक्रोन के बीच में कटिंग कर सकते हैं सेक्शन की। सी ऑप्शन, द नाइफ इज स्टेशनरी एंड द स्पेसिमेन स्लाइड्स अक्रॉस। सी ऑप्शन का मतलब है जो नाइफ है वो स्टेशनरी रहती है एंड जहाँ जो हमारा सैंपल है स्पेसिमेन है वो मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। एंड डी ऑप्शन, यूज्ड प्राइमरीली फॉर स्मॉल टिश्यू ब्लॉक्स। स्मॉल टिश्यू ब्लॉक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि द नाइफ इज स्टेशनरी। इसमें जो नाइफ होता है वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है, नाइफ मूव नहीं करता है। एंड जो ब्लॉक जहाँ पे हम ब्लॉक की जो स्पेस होती है वो मूवेबल होती है, ब्लॉक जो स्पेसिमेन है वो हमारा मूव करेगा, इसलिए सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसके बारे में बात की गई है, स्लाइडिंग माइक्रोटोम के बारे में। रीजन देख लीजिए, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, द नाइफ और ब्लेड इज स्टेशनरी। स्लाइडिंग माइक्रोटोम के बारे में बात की जा रही है, जो नाइफ और ब्लेड है वो स्टेशनरी रहता है इसमें, एंड द स्पेसिमेन स्लाइड्स अंडर इट ड्यूरिंग सेक्शन, और जो स्पेसिमेन है वो मूवेबल रहता है। दिस माइक्रोटोम वॉज डेवलप्ड फॉर यूज विद सेलोइडिन एम्बेडेड टिश्यू। इस माइक्रोटोम को इसलिए यूज़ किया गया था, बनाया गया था ताकि जिन टिश्यू ब्लॉक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम सेलोइडिन यूज़ करते हैं एम्बेडेड करने के लिए, ठीक है, ब्लॉकिंग बनाने के लिए सेलोइडिन को यूज़ करते हैं, उनकी कटिंग इससे की जा सके, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको इसीलिए बनाया गया था। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्रायोस्टेट सेक्शंस आर कट एट एन अप्रॉक्सीमेट थिकनेस ऑफ। जो क्रायोस्टेट सेक्शन है उसकी थिकनेस के बारे में पूछा गया है। सो ए ऑप्शन वुड बी 3 to 5 माइक्रोन, बी ऑप्शन 8 to 12 माइक्रोन, सी ऑप्शन 2 माइक्रोन एंड डी ऑप्शन वुड बी 0.35 माइक्रोन। सो देखिए ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इसकी ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, 3 to 5 माइक्रोन्स की हमें थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।